नमस्कार दोस्तों, नित्य एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, हम लोग आविकारी शब्द की चर्चा कर रहे हैं। आविकारी शब्द का जो पहला भाग है मित्रों, जो पहला प्रकार है, उस प्रकार को हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके। जो हमारे नए मित्र हमसे आज ही जुड़े हैं, उन मित्रों से कहना चाहता हूं कि पिछला वाला लेक्चर हमारा जरूर देखें। आज का जो लेक्चर है मित्रों, आविकारी शब्द का जो तीसरा प्रकार है, जो तीसरा भाग है, आविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 4। पहला प्रकार जो पहला है बता दिया गया था कल, आज फिर से एक बार देख लीजिए। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण टॉपिक समाप्त हो चुकी है। आज जो दूसरा भाग है, संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय। जो तीसरा प्रकार है मित्रों, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। मित्रों, मैं बताया कि आविकाई शब्द चल रहा है और आविकाई शब्द का जो पहला पार्ट है, जो पहला प्रकार है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को भी आपको बता दिया गया है। क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं मित्रों। कल इसका चर्चा कर चुका हूं, आज मैं इसका चर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी। जिन मित्रों को थोड़ा कम समझ में आया होगा या नए मित्र होंगे, वो पिछला वीडियो जरूर देख लेंगे। मित्रों, जो चौथा भाग है या चौथा प्रकार है, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक अव्यय। आविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हो गया कि वह शब्द जो लिंग वचन कारक काल के आधार पे परिवर्तन ना हो सके, आविकारी शब्द कहते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। ये जो क्रिया विशेषण, इसका चर्चा हो गया मित्रों। आज हम चर्चा करने चल रहे हैं संबंध बोधक अव्यय क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या है और विस्मयादिबोधक अव्यय क्या है। मित्रों, इसी जो ये प्रकार है, ये जो शब्द है मित्रों, इसी शब्द से हमको इसका परिभाषा क्लियर होता है। जैसे जो संबंध होता है मित्रों, ये देखिए संबंध किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, संबंध का मतलब होता है जानकारी। देखिए, संबंध का मतलब होता है परिचय, मतलब परिचय कराता है। मेरे प्यारे दोस्तों, संबंध बोधक क्या होता है? जानकारी करवाता है, परिचय करवाता है। मतलब एक वाक्य से दूसरे वाक्य के बीच में संबंध स्थापित करता है मित्रों। अभी हम एक एक परिभाषा देंगे आपको, पहले थोड़ा सा समझ लेते जो नॉर्मली वे में होता है मित्रों। दूसरा होता है समुच्चय। जो समुच्चय बोधक वाक्य होता है, समुच्चय का मतलब होता है मित्रों समूह। समुच्चय का मतलब होता है समूह। अब समुच्चय बोधक जो अव्यय है, इसमें समूह का बोध होता है और बोध का मतलब जानकारी परिचय होता है। जानकारी कराना या परिचय कराना बोध कहलाता है, ठीक है। जो तीसरा जो नेक्स्ट है, चौथा प्रकार है मित्रों, विस्मयादि का मतलब होता है अचरज। अचरज या आश्चर्य। आश्चर्य। विस्मयादि का क्या होता है मित्रों? अचरज या आश्चर्य, ठीक है। समुच्चय का मतलब होता है समूह और संबंध का मतलब क्या होता है मित्रों? ठीक है, ये संबंध स्थापित करवाता है संज्ञा और सर्वनाम का। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखिए, आविकारी शब्दों का जो पहला प्रकार क्रिया विशेषण चर्चा हो चुका है। आज दूसरा है मित्रों संबंध बोधक अव्यय। जो दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। मित्रों,
अगर यहां पर हम प्रश्न करें कि किसके संबंध को स्थापित करेगा या किसके संबंध का बोध कराएगा, नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसका परिभाषा यह हो सकता है कि संबंध का बोध कराने वाला अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। लेकिन किस संबंध का बोध करा रहा है मित्रों? संज्ञा और सर्वनाम का संबंध करवा रहा है। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध करवाने वाला अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, लिख देते हैं मित्रों, संज्ञा और सर्वनाम का, ऐसे लिख लीजिए, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध कराने वाला अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। देखिए, जो दूसरा प्रकार है अधिकारी शब्द का संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय में दो शब्द मुझे याद कर लेना है, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध कराने वाला अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं मित्रों? देखिए, परिभाषा बिल्कुल नहीं आता है, आपको यहां पर समझना है और समझ करके प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए, संज्ञा, अब पता है आपको ना, दुनिया का कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हो, किसी का नाम ही संज्ञा है। ठीक है। सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं मित्रों? सर्वनाम। इन दोनों का संबंध अगर किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध करा रहा हो, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध हो रहा है किसी वाक्य में, तो हमेशा वो संबंध बोधक वाक्य कहलाता है मित्रों। देखिए, जैसे देखिए, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और कोई मतलब नहीं लिखना ज्यादा, ये दो चीज याद कर लेना, संज्ञा सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मित्रों देखिएगा, राधा के बिना भी राधा के बिना श्याम परेशान है। मित्रों, राधा के बिना श्याम परेशान है। यहां पर एक प्रश्न थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ी सी और बात समझता हूं। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध, मित्रों जो संबंध की बात हम कर रहे हैं संज्ञा और सर्वनाम का, वो संबंध अगर स्थापित कर रहा मित्रों, तो या तो संज्ञा का संबंध संज्ञा से होगा, या तो संज्ञा का संबंध सर्वनाम से होगा मित्रों, और या तो सर्वनाम का संबंध सर्वनाम से होगा। कोई जरूरी नहीं है कि संज्ञा का संबंध ही सर्वनाम से हो तभी संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। कोई जरूरी नहीं कि संज्ञा और संज्ञा का बोध हो, संज्ञा और संज्ञा का संबंध हो, सर्वनाम और संज्ञा का संबंध हो। यहां पर प्रश्न ऐसे बनता है, चाहे संज्ञा और सर्वनाम का संबंध हो तब भी संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे, चाहे सर्वनाम और सर्वनाम का संबंध करवाता हो तब भी जो है संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे, या संज्ञा का संबंध करवाता हो या सर्वनाम और संज्ञा का बोध करवाता हो मित्रों, तब भी संबंध बोधक सर्वनाम कहलाएंगे। यहां पर मेरा प्रश्न क्या है, राधा के बिना श्याम परेशान है। राधा क्या है मित्रों? तो राधा नाम है।
राधा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो राधा नाम है, और नाम को हम क्या कहते हैं मित्रों? संज्ञा है। मैं प्रश्न कर चुका था कि दुनिया का कोई भी विषय, कोई भी वस्तु, चीज, जो भी है, प्राणी, सामान, जो भी है, हर किसी का जो नाम है मित्रों वही संज्ञा है। और राधा क्या है यहाँ? तो राधा नाम है, और नाम क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो संज्ञा। अब के बिना इसको हम छोड़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें श्याम। श्याम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो श्याम भी नाम है, और नाम क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो नाम संज्ञा होता है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक संज्ञा यहां मिल गया जो कि राधा है, और दूसरा संज्ञा यहां मिला जो कि श्याम है। अब पहले वाले संज्ञा से दूसरे वाले संज्ञा का बोध हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। पहले वाले संज्ञा का दूसरे वाले संज्ञा का बोध हो रहा है। तो जब एक संज्ञा दूसरे संज्ञा से बोध स्थापित करेंगे, एक संज्ञा दूसरे संज्ञा से संबंध स्थापित करेंगे, तो वहां पर हमेशा संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। या जब एक संज्ञा एक सर्वनाम से संबंध स्थापित करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहां भी संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा ये देख लीजिए, वाक्य में क्या क्या आता है। वाक्य में कुछ ऐसे शब्द आते हैं कि वो हमेशा जो है संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं हेतु, लिए, कारण, खातिर। कुछ शब्द आते हैं, कुछ शब्द आते हैं जो संबंध बोधक अव्यय का परिचय कराते हैं। जैसे हमने कह दिया लिए, फिर हमने कह दिया खातिर। मन से समझिएगा, अगर खातिर शब्द मिल गया तो हमेशा ये जान लीजिए कि संबंध बोधक अव्यय हो। खातिर, लिए, हमने कह दिया कारण, कारण, फिर कह दिया मारे, फिर कह दिया चलते। ठीक है, ये शब्द अगर आ जाते हैं वाक्य में तो हमेशा संबंध बोधक वाक्य कहलाता है। कुछ शब्द और है, संग, साथ, सहित, सहचरण। संग, साथ, सहचरण। संग, साथ, सहचरण। बिना, बगैर, अलावा, अतिरिक्त। ये भी लिख लीजिए, बिना, बगैर, अलावा, अतिरिक्त जैसे शब्द आते हैं मित्रों, तो हमेशा वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। कुछ और ऐसे ढेर सारे शब्द हैं, लेकिन इतना ये जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से मित्रों। देखिए जो नेक्स्ट है, दूसरा जो प्रकार है अधिकारी शब्द का संबंध बोधक अव्यय, ये समाप्त हुआ। तीसरा जो प्रकार है मित्रों समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय समुच्चय बोधक अव्यय, जो दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय का मतलब मैं बता दिया था पहले ही आपको, समूह होता है। अब प्रश्न ये बनता है कि किन किन का समूह स्थापित कर रहा है यहाँ, ये कौन कौन से समूह ये आपस में जुड़ेंगे दोस्तों, तो देखते हैं। अब यहां पर ये प्रश्न कह सकते हैं कि समूह का बोध कराने वाले अव्यय को, किसका बोध करवाना है? समूह, क्योंकि समुच्चय का मतलब समूह होता है। तो समूह का बोध कराने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं मित्रों। समूह का बोध कराने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समूह का बोध कराने वाले अव्यय को समुच्चय
बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय समूह का बोध कराने वाले अव्यय को, समूह का बोध कराने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब किन किन समूह का बोध करा रहा, वो समूह कौन सा है मित्रों, आइए देखते हैं। चलिए, यहां पर यह समझिए, अगर हम प्रश्न करें कि वाक्य किसे कहते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, अक्षरों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहां पर समझ लीजिए, थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं मित्रों। ये समझिए, बहुत गुण चीजें हैं, बहुत मुख्य चीजें हैं। अगर इसको समझ लेंगे तो समुच्चय बोधक अव्यय एकदम क्लियर हो जाएगा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं मेरे मित्रों, तो प्रयोग या रूप के आधार पर अगर प्रश्न बनता है तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो नंबर 1 जो पहला वाक्य है साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य मित्रों। जो दूसरा है, वो दूसरा जो है संयुक्त वाक्य है मित्रों, संयुक्त वाक्य है मित्रों। जो तीसरा है वो है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, यहां पर देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय समूह का बोध कराने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब यहां पर वाक्य का समूह, जो वाक्य है ना, एक वाक्य 2 वाक्य मिलकर के समूह का निर्माण करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां पर थोड़ा सा, हालांकि मैं वाक्य आपको अभी नहीं पाया हूं, अभी चल रहा है शब्द विचार। शब्द विचार जैसे खत्म होता है मित्रों, तुरंत हम उसके बाद क्या करते हैं, हम वाक्य विचार पढ़ाएंगे आपको। देखिए, तो यहां पर समझने के लिए शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। प्रयोग या रूप के आधार पर देखा जाए तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। मित्रों, समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत हम 2 प्रकार के वाक्य को सम्मिलित करते हैं, एक संयुक्त वाक्य, एक मिश्रित वाक्य, इन्हीं को जोड़ते हैं। अब यहां पर ये देखिए कि जो संयुक्त वाक्य है, ये पर 2 वाक्य, एक वाक्य जब दूसरे वाक्य से जुड़ जाता है मित्रों, तो वहां पर हमेशा क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य हमेशा किसके अंतर्गत आएगा, तो समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि समुच्चय का मतलब होता है समूह और समूह का मतलब संयुक्त। समूह का मतलब क्या हो गया मित्रों, संयुक्त। जब एक वाक्य 2 वाक्य मिलेंगे तो चाहे तो हम समूह कह सकते हैं या तो हम कह सकते हैं संयुक्त वाक्य, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, यहां समझ गए। अब प्रश्न यह बनता है कि यदि एक ही वाक्य में, ऐसे पढ़िए, प्रश्न यह बनता है कि यदि एक ही वाक्य में, यदि एक ही वाक्य में कई छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं मित्रों। यदि एक ही वाक्य में कई छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं तो कई छोटे छोटे उपवाक्यों को जोड़ने पर
जोड़ने पर, फिर से देखिए, जब एक वाक्य में कई छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं तो इन छोटे छोटे उपवाक्यों को जोड़ने पर उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, ऐसे पढ़ेंगे ताकि शब्द क्लियर हो जाए, अर्थ क्लियर, जोड़ने के लिए योजक का प्रयोग होता है, ठीक है, का प्रयोग होता है मेरे प्यारे दोस्तों। वह ऐसे लिखेंगे, यह योजक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। थोड़ा समझिए, देखिए हिंदी में कोई टॉपिक कठिन नहीं है, अगर समय में नहीं आएगा तो सभी टॉपिक कठिन है। देखिए ये जो टॉपिक है थोड़ा सा समझना है, ज्यादा इसमें समझना है। कुछ हमारे मित्र इसको नया पढ़ रहे, पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उनको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? समूह का बोध कराने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय किनका? वाक्यों का समूह यहां पर होगा। यहां किसका समूह होगा दोस्तों? तो यहां वाक्यों का समूह होगा। अब वाक्य तो मैं पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा समझा दिया हूं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। प्रयोग या रूप के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो वाक्य 3 प्रकार के, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य का चर्चा बिल्कुल समुच्चय बोधक अव्यय के नहीं किया जाएगा अव्यय में। क्यों? क्योंकि ये केवल एक ही साधारण वाक्य है। जैसे हम कह सकते हैं साधारण वाक्य, हम कह सकते हैं सीता रोती है, सीता रोती है। तो मित्रों इसमें एक ही वाक्य है, इसमें समूह नहीं है, क्योंकि समूह वही होगा मित्रों जहां पर योजक शब्द लगे होंगे, जहां पर 2 छोटे छोटे या 3 छोटे छोटे उपवाक्य जुड़े होंगे मित्रों, वहीं पर समूह होगा और उसी समूह को समुच्चय बोधक अव्यय हम कहते हैं दोस्तों। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए क्या है एग्जाम्पल, देखिए इसे मिटा दें, लिख चुके होंगे आप लोग। हाँ ठीक है, चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल है मित्र मेरा, हाँ देखिए, राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है। राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है। श्याम सोता है। मित्रों फिर एक बार चर्चा कर लीजिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है। हम पहले ही चर्चा कर चुके कि समुच्चय का मतलब होता है समूह, और समूह क्या? वाक्यों का समूह। किसका समूह रहेगा? वाक्यों का समूह रहेगा। जिन सेंटेंस में, जिन वाक्य में कई वाक्य होंगे, उन्हीं वाक्य को जोड़ने के लिए जिन शब्द का प्रयोग होता है मित्रों, उन्हीं शब्द को हम योजक शब्द कहते हैं। जिन चिन्ह का प्रयोग होता है मित्रों, उन्हीं चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं। अब देखिए ये राम पढ़ता है, तो राम जब पढ़ता है तो राम पहला वाक्य हो गया। राम पहला वाक्य हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, राम पहला वाक्य हो गया। अब देखिए राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है, श्याम दूसरा वाक्य हो गया। श्याम दूसरा वाक्य हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है,
तो ये पहला वाक्य राम पढ़ता और दूसरा वाक्य राम सोता। अब इन दो छोटे छोटे उपवाक्य मिल गए। जब इन दो छोटे छोटे उपवाक्य को जोड़ने के लिए योजक शब्द का प्रयोग होता है मित्रों, तब यही योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। फिर से सुनिए, जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे उपवाक्यों को जोड़ा जाता है तो इन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है तो इन्हीं योजक चिन्ह को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्लियर? एक बार पुनः मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कहां तक आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बार पुनः सुन लीजिए। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? नॉर्मली समझिए, समूह का बोध कराने वाला अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। अब किस समूह का बोध कराना है? समूह का बोध कराना है तो वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य के समूह का बोध कराना है। जब दो या दो से अधिक उपवाक्य आपस में जुड़ते हैं तो जोड़ने का काम कौन करता है मित्रों? तो जोड़ने का काम योजक चिन्ह करता है। जोड़ने का काम कौन करता है मित्रों? तो योजक शब्द करता है। और इसी योजक शब्द को मित्रों समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं मित्रों। अब देखिए, अगर हम प्रश्न करें, अगर एग्जाम में आ गया, परीक्षा में आ गया मित्रों कि राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है, इसमें कौन सा अव्यय है? पहला ऑप्शन दे दिया क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा ऑप्शन दे दिया संबंध बोधक अव्यय, तीसरा ऑप्शन दे दिया समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा ऑप्शन दे दिया विस्मयादि बोधक अव्यय। तो मित्रों आपको लगाना क्या है? देखिए, तो राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है। यहां पर दो छोटे छोटे उपवाक्य आए, राम पढ़ता है, दूसरा श्याम सोता है। लेकिन जोड़ने का काम कौन कर रहा है मित्रों? तो लेकिन शब्द जोड़ने का काम कर रहा है और यही लेकिन शब्द योजक शब्द है। और इसी योजक शब्द को मित्रों हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। इसी योजक चिन्ह को समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे मित्रों। क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। तमाम परिभाषा है, कोई भी परिभाषा आप बना सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं, हम बाजार जाते हैं लेकिन वहां बाजार नहीं जाता है। हम बाजार जाते हैं लेकिन वहां बाजार नहीं जाता है। तो हम बाजार जाते हैं पहला वाक्य हो गया मित्रों, और दूसरा वो बाजार नहीं जाते हैं, दो वाक्य जुड़ गया। जैसे हम कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम कह सकते हैं मैं मेहनत से पढ़ता हूं परंतु वो बहुत लापरवाही करता है। हम मेहनत से पढ़ते हैं लेकिन वो बहुत लापरवाही करता है। तो परंतु कहें या लेकिन के, फिर हम कह सकते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं मित्रों, हम कह सकते हैं कि जिसे हम कह सकते हैं मोहन को पढ़ने का शौक है, लेकिन रोहन को पिक्चर देखने का शौक है। तो लेकिन शब्द यहां क्या कर दिया? पहले वाक्य को दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम किया, जो कि लेकिन शब्द समुच्चय बोधक लेकिन शब्द अव्यय है और इसी अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से हम जानते हैं मित्रों। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं, समुच्चय बोधक के कुछ शब्द हैं। ठीक है, अब यहां पर शब्द ना लिखे, पहचान लिख देते हैं। कुछ शब्दों से समुच्चय बोधक अव्यय के पहचान किए जा सकते हैं मित्रों। जैसे पहला क्या है, हम लिखेंगे, जल्दी लिख लेंगे, लेकिन, किंतु, परंतु, और। लिख लीजिए, लेकिन, किंतु, परंतु,
फिर से देख लीजिए, लेकिन, किंतु, परंतु और अथवा, तथा, व, एवं, अथवा, तथा, व, फिर से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, एवं, बल्कि, वरन, इसलिए, जो, जिसे, बल्कि, इसलिए, जो, जिसे, आदि। आदि शब्द मित्रों अगर आ जाता है समुच्चय बोधक में तो पहचानने के लिए लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, तथा, व, एवं, बल्कि, इसलिए, जो, जिसे, आदि, अगर ये शब्द वाक्य में आ जाता है मित्रों तो हमेशा वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। मित्रों आधिकारिक शब्द का जो तीसरा प्रकार था समुच्चय बोधक अव्यय वो समाप्त हो चुका है। जो चौथा प्रकार है आधिकारी का, जो चौथा प्रकार है आधिकारी शब्दों का, वह क्या है? विस्मयाधिबोधक। खूब मन से समझिएगा आप लोग, विस्मयाधिबोधक। क्या है मित्रों? विस्मयाधिबोधक। फिर से देखिए, चौथा प्रकार क्या है मित्रों? विस्मयाधिबोधक। विस्मयाधिबोधक। मैं चर्चा कर चुका हूं कि विस्मयाधिबोधक अव्यय क्या है। पहले जब मैं प्रकार ही बता रहा था तभी छोटा सा चर्चा कर दिया था। यहां पर अब विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। विस्मयादि, विस्मयादि का मतलब बता दिया था मित्रों आश्चर्य, या कह सकते हो अचरज। इच्छा है अचरज, अचरज। मित्रों विस्मयादि का मतलब ही होता है आश्चर्य या अचरज। कोई ऐसा काम करे, कोई ऐसा काम हो जिसे आश्चर्य प्रतीत हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? विस्मयाधिबोधक अव्यय कहते हैं। मतलब वह संज्ञा या सर्वनाम कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जिसमें, जिन वाक्य में आश्चर्य और अचरज का बोध होता है उसे हम विस्मयाधिबोधक अव्यय कहते हैं। जिन वाक्य में या जिन शब्द से, ऐसे कह सकते हैं कि जिन शब्द से आश्चर्य या अचरज का बोध होता है उन्हें हम विस्मयाधिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे वाह, वाह। अब वाह ध्यान दीजिएगा, कैसा सुंदर दृश्य है, कैसा सुंदर, कैसा सुंदर दृश्य है, कैसा सुंदर दृश्य है। मित्रों देखिए, एक आश्चर्य लग रहा है, एक आश्चर्य लग रहा है कि अरे वाह, वाह कितना सुंदर दृश्य है। कहते वाह कितना प्यारा मौसम है। देखो आज बारिश हो रही ना, तो बारिश हो रही है तो आपके मन में ये उठ रहा होगा कि वाह कितना अच्छा मौसम है, कितना सुहाना मौसम है। तो वाह शब्द जो हो गया मित्रों, ये अचरज पैदा कर रहा है, ये आश्चर्यचकित हो रहा है मित्रों, ठीक है। ये विस्मयाधिबोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयाधिबोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, देखिए
जो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं मित्रों, वो नेगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में भी होता है। जैसे तो अरे वो मर गया। हम एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, अरे वह मर गया। तो अब देखिए जो अरे है, अरे की वजह से विस्मयादिबोधक अव्यय बन गया था, विस्मयादिबोधक अव्यय बन गया। फिर हम कह सकते हैं, फिर कैसे, शाबाश। दूसरा एग्जांपल, तीसरा है शाबाश। बहुत सुंदर। जैसे राहुल कोई काम करके आया और देखा शाबाश बहुत सुंदर, तो जो शाबाश है ये भी विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। मित्रों अरे, अभी, ये सब क्या है शब्द। अगर किसी भी वाक्य में पहचान देख लीजिए, पहचान देख लीजिए। अगर किसी वाक्य में वाह, अरे, इसके नीचे विस्मयादिबोधक का संबोधन का जो चिन्ह रहेगा, निशान रहेगा, वो रहेगा। मैं इसे लिखते जा रहा हूं, अरे। फिर हम कहते हैं उफ, उफ, ठीक है। फिर उफ, अगर उफ शब्द भी आ गया किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, तो आप तुरंत जानिए कि ये जो शब्द है, जो वाक्य है, वो कैसा है, विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। हम लिखेंगे धत, धत तेरी, शाबाश, अरे वाह, लिखेंगे धत, फिर धत्तरी, ठीक है, फिर वाह, फिर वाह, फिर अजी सुनते हो, अजी, अजी सुनते हो। मित्रों अगर ये भी आ जाएगा शब्द कि अजी सुनते हो, ठीक है, जैसे कोई गृहिणी कह रही है अपने पति से, अजी सुनते हो घर में चीनी नहीं है, अजी सुनते हो घर में आलू नहीं है, तो अजी सुनते हो, अगर अजी शब्द आ गया तो ये भी विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत आता है मित्रों, ठीक है। विकारी शब्द कंप्लीट हुआ, पिछले वीडियो में सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, उसको देखिए आप लोग, ठीक है। जो हमारे नए व्यूअर हैं, नए मित्र हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादातर शेयर करें। आज अविकारी शब्द के जो सभी प्रकार हैं, क्रिया विशेषण तो कल ही समाप्त हो गया था। तीन ही प्रकार हमको बताना था मित्रों, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादिबोधक अव्यय, ये तीनों प्रकार समाप्त हो गए। मित्रों कल से हम लोग काल और कारक के बारे में चर्चा करेंगे। काल पढ़ेंगे, क्या होता है काल, काल किसे कहते हैं, कारक क्या होता है, कारक के चिन्ह कितने हैं, कारक कितने प्रकार के मित्रों, तो कल इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। कल फिर इसी टाइम, इसी वक्त, इसी समय आपसे रूबरू होऊंगा मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद।